हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। फटाफट से लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। Study PYQ and this is सत्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू। फटाफट से लाइव आ जाइए। मेरी तरफ से ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है, ठीक है। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी 2021 का पेपर। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि सिलेबस आपको मैंने अपलोड कर दिया था अभी 2 घंटे पहले। तो नहीं देखा तो उसको आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा क्योंकि सिलेबस से आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाता है। और जब आप पीवाईक्यू करते हो तो उससे आपको ये मिल जाता है कि हाँ, हमें किस पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में। 125 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जिसमें भाग एक भाग दो करके आप लोगों से पेपर दिया जाता है। जो भाग एक होता है उसमें जो दो सब्जेक्ट होती हैं आप लोगों की, जैसे एक ज्योग्राफी ले ली तो दूसरा किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया है या फिर किसी ने हिस्ट्री लिया है या इकोनॉमिक्स लिया है, तो उनके दो दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दो दो क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आप लोगों को एक का सॉल्व करना होता है, एक का छोड़ना होता है। फिर आगे आप लोगों का एक भाग जो होता है जिसमें आप लोग का मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो जाएगा, दूसरा भाग जिसके 63 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और दूसरा भाग जैसे हिस्ट्री हो जाएगा या फिर कोई और होगा तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों से टीजीटी एग्जाम आप लोगों का लिया जाता है। तो सभी लोगों को इतना तो पता होगा, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, पता है या नहीं पता है? तो चलो शुरू करें अपना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया गया है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। अपन लोग का सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है तो इसलिए हम यहाँ पे ज्योग्राफी करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ टीजीटी टीजीटी के लिए हम चारों सब्जेक्ट को कराएं तो हम चारों सब्जेक्ट को भी करा सकते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर चाहते हैं करना तो चारों सब्जेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो। यहाँ पे अलेप्पी पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये कौन से तट पर है अलेप्पी बंदरगाह? इसको आप लोग याद रखेंगे, जो आपका अलेप्पी बंदरगाह है ये केरला के तट पर है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। ये आपके जो भाग एक भाग दो है ना, तो आपका जो पार्ट वन है उसका क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओ सिट। ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, अब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन किस प्रकार थे, चलो मैं लिख देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रोस्टोव। निम्नलिखित में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है? स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज की अवस्था, या फिर आत्मस्फूर्ति यानी टेक ऑफ की अवस्था। बी में यहाँ पे लिख लीजिए, टेक ऑफ की अवस्था। सी में यहाँ पे लिख लीजिए ओनली ज्योग्राफी। ओके, चलिए सी में लिख लीजिए यहाँ पे अत्यधिक निवेश की अवस्था। अच्छा, पॉलिटिकल भी ठीक है, और बता दीजिए। और डी में परिपक्वता की अवस्था। देखिए, हम इसलिए पूछा था आप लोगों से क्योंकि मैंने यूपीएससी का पढ़ा हुआ है, पेपर भी मैंने क्लियर किया हुआ है।
प्रीलिम्स का, लेकिन किसी कारण बस घर से बाहर नहीं निकल पाए और ज्यादा फिर मैंने फोकस भी नहीं किया। तो इसलिए मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती हिस्ट्री पढ़ाने में, या फिर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में होती है। मैं अपनी रियलिटी बताऊं, इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर पॉलिटिकल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोगों से ये जो ऑप्शन पूछा गया है, रोस्टोव के आर्थिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं थी, तो यहाँ पे जो अत्यधिक निवेश की अवस्था दी गई है, ये आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये इनकी कोई भी विकास की अवस्था नहीं रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगर आप लोगों ने इनका जो पढ़ा है मॉडल रोस्टोव का, तो इन्होंने 5 स्टेज बताए थे या फिर 5 चरणों में विभक्त किया था इकोनॉमिक स्टेज को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसमें आप लोग जैसे पारंपरिक समाज की अवस्था इसमें दिया गया है। दूसरा यहाँ पे आत्मस्फूर्ति एवं पूर्ववर्ती अवस्था यानी जो टेक ऑफ की अवस्था यहाँ पे दी गई है, और परिपक्वता की अवस्था ये यहाँ पे दिया गया है। और इसमें एक और लिया था इन्होंने, अत्यधिक उपभोग की अवस्था और आत्मस्फूर्ति की अवस्था। ये 3 4 5 इन्होंने लिए थे स्टेज। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब अपन लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं जहां से आप लोगों का भाग 2 पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर इज, भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, या फिर 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो कितनी दूरी होती है भूमध्य रेखा पर देशांतर की? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो आप लोगों का आंसर दिया है फोर्थ का ए, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 111.32 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। चलो आगे बढ़िए। टीजीटी में ज्यादा टफ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी जो मेरिट जाती है वो थोड़ा हाई जाती है, इसलिए जो सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आगे यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिस सॉरी पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे राजस्थान में आंता दिया गया है, उड़ीसा में गौरीपुर है, गुजरात में सिक्का है, बिहार में बरौनी। सॉरी, इसका बताइए। हाँ, क्या हो गया अभिलाषा मिश्रा जी, कैसे हंसी आ रही है? अरे यार जुकाम हो रहा है तो पता नहीं क्या, आधा दिमाग चल रहा है आधा सुस्त पड़ा है, कई दिन हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये आपको तापीय विद्युत संयंत्र दिए गए हैं, ये वाले, और इनका क्षेत्र दिया गया है कौन सा कहाँ पे है, तो इसमें आप लोग को बताना है। तो चलिए, जो अंता है ये राजस्थान में बता रहा है, ये ठीक है। और आपका जो सिक्का गुजरात में बता रहा है, ये भी ठीक है। बिहार में बरौनी बता रहा है, ये भी ठीक है। उड़ीसा में गौरीपुर बता रहा है, जबकि गौरीपुर कहाँ पे है? असोम में है। अगर आप लोगों को पता हो तो ये कहाँ पे है? असोम में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स, हरित क्रांति से अभिप्राय है, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद का प्रयोग, ग्रो मोर क्रॉप्स अधिक फसल उगाना, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम्स उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ग्रीन वेजिटेशन हरित वनस्पति। तो जो आप लोगों का हरित क्रांति आई थी, उसमें किस चीज को प्रायोरिटी रखी गई थी? और साथ में आंसर आप लोग ये भी बताना कि जो हरित क्रांति इसका जनक किसको माना जाता है, शुरुआत कब से हुई कब तक हुई थी इसकी? तो जो हरित क्रांति है इसका अभिप्राय आप लोग देखोगे, जो इसमें प्रायोरिटी दी गई थी वो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को दी गई थी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम्स को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका जो हरित क्रांति है शुरुआत इसकी देखी है तो 1966 से लेकर के 67 के बीच में हुई थी। और जो हरित क्रांति का जनक अगर आप लोग माने तो नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में देखे जाए तो भारत में आप लोग के MS स्वामीनाथन है। ठीक है, हाँ ठीक है, भारत के संदर्भ में आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, शासन रीजन में आप लोगों से पूछा गया है,
न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. Industrial raw material and transport facility are well developed in the region. न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है. औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ पे अच्छी विकसित है. ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं. ये आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, फिर से क्वेश्चन की तरफ में चलेंगे. यहाँ पे बोथ ए और आर करेक्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है. साथ में आर ए की सही से व्याख्या करता है. आर ए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है. ए सही है, आर गलत है, और या फिर ए गलत है, आर सही है. तो यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट से बताइए. तो देखिए, अगर आप लोग बात करेंगे न्यू इंग्लैंड की, तो आजकल काफी ज्यादा चर्चित है, गत्यात्मक है. इसमें जो इकोनॉमी बनी हुई है, इंडस्ट्री जो है यहाँ पे गत्यात्मक है. क्योंकि जब पहले की आप लोग बहुत टाइम पहले जब देखेंगे 1950 के टाइम पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक सूती वस्त्र का उद्योग था. लेकिन अब यहाँ पे जो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश किस तरीके से बन गया है. सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे, और जो आपका ऊनी वस्त्र उद्योग भी मिल जाएगा, और लोहा उद्योग है, और जो आपका स्टील उद्योग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. यानी कि अब यहाँ पे ये गत्यात्मक है, इसमें गति कर ही रहा है आगे की ओर में. तो जो आप लोगों का न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, ये ठीक है. औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ पे अच्छी विकसित होती है. इसी के कारण ये क्या है, औद्योगिक प्रदेश बन गया है. तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा. ठीक है, ए ऑप्शन जिन लोगों ने किया उनका करेक्ट हो जाएगा. किन किन लोगों ने किया है, हाँ यूएसए में है, संदीप पाठक जी ने बताया. ठीक है, चलो आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 6. डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है. डोकलाम प्लेटू इज सिचुएटेड इन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया, इंडिया, चाइना एंड भूटान. तो कहाँ पे आपका डोकलाम पठार स्थित है, कौन कौन से इसमें तीन देश आते हैं जिनको त्रिसंगम आप लोग बोलते हैं. चलो 6 का आप लोग डी बता रहे हैं, तो देख लेते हैं. जो डोकलाम पठार है ये भारत, चाइना और भूटान के बीच में है. ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा. प्रतिभा सिंह जी ने भी डी दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है. चलो आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 7. प्लेसर निश्चय पाए जाते हैं. प्लेसर डिपोजिट आर फाउंड इन एल्यूविलियर फेंस एंड वैली फ्लोर्स, जलोढ़ पंखों एवं घाटी तल पर, डेल्टा एंड लोयस, डेल्टा एवं लोयस पर, टिल मैदान एवं हिंद दरारों पर, निमज्जित तट एवं विलियन घाटी पर. कहाँ पे आप लोगों के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं. देखो, आज कुछ बोलने में अगर गलत हो रहा है ना मेरे से, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेना. मैं नहीं हूँ आपकी भी, हो जाता है यार, जुकाम बुखार में दिक्कत. अब 3-4 दिन रेस्ट कर लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्या किया जाए. चलिए 7 का आप लोगों ने बताया है ए, तो देख लेते हैं 7 का. ये जो प्लेसर निक्षेप होते हैं, ये बनते हैं जलोढ़ पंखों के द्वारा और घाटी तल पर. ठीक है, ए ऑप्शन जिन लोगों ने भी किया उनका करेक्ट हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 8. ग्राविल इज द प्रोडक्ट ऑफ, ग्राविल उत्पन्न होता है अपक्षय से यानी बेहतरीन से, बलन फोल्ड से, फॉल्ट भ्रंशन से, इरोजन अपरदन से. तो जो आप लोगों के ग्राविल है ये किस तरीके से बनते हैं. देखिए, ग्रावेल कुछ नहीं है, ये आप लोग जो रिफ्ट घाटी पढ़ते हो, रिफ्ट घाटी को ही अलग देश में ग्रावेल कहा जाता है. जो आप लोग रिफ्ट घाटी बनती है वो किसके द्वारा बनती है, फॉल्ट के द्वारा बनती है, भ्रंशन के द्वारा बनती है. ठीक है, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका. चलो आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 9. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज अफर्म्ड विच स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज या आर ट्रू. महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन सत्य है. कंप्यूटर एस्टीमेट ऑफ टोपोग्राफिकल फिट ऑफ कॉन्टिनेंट कोस्ट, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर के द्वारा आकलन, या फिर न्यू इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग जियोलॉजिकल सिमिलरिटी बिटवीन द सदर्न कॉन्टिनेंट्स, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन, या फिर एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर तल का प्रसरण एवं प्रमाण.
तो इसमें कौन से जो रखे गए थे जिसके कारण जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसकी पुष्टि हुई थी कि हाँ इनके द्वारा जो कहा गया है वो सही है। ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद सी और डी नहीं दिख रहा होगा, तो सी को यहाँ पे लिख लीजिए 2, 3 और 4, और डी को यहाँ पे लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4। तो कौन कौन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिए गए हैं वो उनमें सही है। तो देखिए जब आप लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने जब महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एक रूपता को मनाया होगा तो वो क्या है, कंप्यूटर के द्वारा उसको लगाएंगे तो वो सट जाएगी, यानी ये ठीक है। दक्षिणी महाद्वीपों के भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी ठीक है, जो आपके जीव हैं लेमिंग जंतु वगैरह। पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन और सागर तल के प्रसार के प्रमाण, चारों के चारों यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे आप लोगों का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर हु सेड दिस स्टेटमेंट, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? E.W. जिमरमैन के द्वारा, या फिर कार्लो सावर के द्वारा, वाइडल डिला ब्लॉन्स के द्वारा, या फिर ग्रिफिथ टेथम के द्वारा? किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा वाइडल डिला ब्लॉन्स के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो ब्लॉन्स वही वाले ब्लॉन्स है जिनको आप लोग संभववाद के जनक मानते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is correct classification of resource according to the availabilities, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? यूबिक्विटीज, कमोडिटीज एवं रेयरिटीज, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ, अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त यानी कि अनयूज्ड, पोटेंशियल, लेटेंट, सस्टेनेबल, इम्प्रूवल, नॉन इम्प्रूवल, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, अनयूज्ड, पोटेंशियल एवं रेयरिटीज, अप्रयोजनीय, संभाव्य, दुर्लभ। तो जो आप लोगों के संसाधन है वो किस तरीके से मिलते हैं आप लोगों को, वो यहाँ पे बताना है। 11th का आप लोगों ने बताया है ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो संसाधन होते हैं एक तो सर्व सुलभ होते हैं, सामान्य सुलभ होते हैं और दुर्लभ होते हैं, तीनों तरीके से आप लोगों को जो संसाधन है वो देखने को मिलते हैं। जब आप लोग जिम्मरमैन को पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो संसाधन है उसका इसी तरीके से बताया हुआ था। ठीक है, जैसे सर्व सुलभ में आप लोग संसाधन को रखेंगे, जो ऑक्सीजन होती है इसको आप लोग सर्व सुलभ में रख सकते हो क्योंकि ये जगह जगह आप लोगों को मिल जाएगी। और सुलभ में जैसे कि जो कृषि योग्य मिट्टी होती है जो सामान्य सुलभ होती है, तो कहीं पे वो मिट्टी मिलती है जहाँ पे वो स्पेसिफिक खेती होती है, कहीं पे बिल्कुल बंजर भूमि होती है, तो वो सामान्य सुलभ में हो जाएगी। ठीक है, और जैसे कि जो आप लोगों का विरल संसाधन है या फिर दुर्लभ संसाधन है, इसमें आप लोग जो खनिज होते हैं जैसे कि सोना है, चांदी है, टिन है, ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, हर जगह पे तो नहीं मिलते, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, संसाधनों का वर्गीकरण हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। फॉग लिफ्ट अप व्हेन द ग्राउंड गेट हिट्स एज द सन कम अप, जैसे सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है, एंड कोहरा ऊपर उठता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि फॉग ऑकर इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यू टू रेडिएशनल कूलिंग, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप लोगों को कोर्स दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही और ना दो सही है। क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोग कोहरे की बात करें, फॉग की बात करें, तो जब सूर्योदय होता है तब क्या होता है, धरातल ऊष्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, धरातल पर ऊष्मा आती है और कोहरा क्या हो जाता है, हट जाता है, वहां पे मौसम कैसा हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, बिल्कुल जब शीतल होता है क्षेत्र तब वहां पे क्या होता है, कोहरा बनता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा,
एक और दो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30। काल सेटलमेंट इज एसोसिएटेड विद, क्राल बस्ती से संबंधित है तुंगू, याकूत, सकाई या फिर मसाई। ये क्राल एक घर होता है जो कि इनमें से किसी जाति का होता है। किस जाति का ये घर होता है क्रॉल? तो यहाँ पे आप लोग को ये जातियां दी गई हैं जिसमें से जो क्रॉल होता है वो मसाई जाति का घर होता है। और जो मसाई जनजाति है ये आप लोगों को अफ्रीका वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोगों का कीनिया, तंजानिया और जो युगांडा वाले क्षेत्र है, यहाँ पे ये पशुचारक जनजाति है। ठीक है, कैसी है ये? पशुचारक जनजाति है, जिनके घर को आप लोग क्या बोलते हैं? क्राल बोलते हैं। चलो आगे बढ़िए। ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज करेक्ट। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। धान उत्पादन में आप लोगों से पूछा गया है इंडिया, चाइना, ब्राजील, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए। तो जो धान की खेती में आप लोग अवरोही क्रम में यानी कि बड़े से छोटे में चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे चीन को। चीन में ज्यादा है। चीन के बाद में आप लोगों का भारत आता है। ठीक है, भारत के बाद में आप लोग इंडोनेशिया आता है। ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। फिर इसके बाद में बांग्लादेश होता है जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। बांग्लादेश के बाद में वियतनाम वगैरह, यानी कि यहाँ पे यूएसए दे दिया गया है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। शिव समुद्रम हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिटी स्टेशन इज सिचुएटेड एट। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में। कहाँ पे है आपका ये शिव समुद्रम? गुड इवनिंग ऋषि कुमार जी। तो जो आपका शिव समुद्रम जल प्रपात है या फिर सॉरी जल विद्युत गृह है, ये आपका कर्नाटक में है। और नदी अगर पूछी जाए तो ये कावेरी नदी पर है। चलो आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बायोडायवर्सिटी इज रिचर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? ट्रॉपिकल रीजन उष्ण प्रदेश में, पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेश में, टेम्परेट रीजन शीतोष्ण प्रदेश में या फिर ओशियनिक रीजन समुद्री प्रदेश में। कहाँ पे है जैव विविधता ज्यादा? जो जैव विविधता ज्यादा होती है वो कहाँ पे होती है? उष्ण प्रदेश में होती है, ट्रॉपिकल रीजन में होती है। सभी लोगों को पता होगा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। यूर्त इज द हाउस ऑफ। यूर्त निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? एस्किमो का, पिग्मी का, बुश्मीन का, किर्गिज का। किसका घर होता है यूर्त? तो यूर्त जो घर होता है वो किसका होता है? ये किर्गिज प्रजाति का घर होता है यूर्त, जिनके घर को आप लोग यूर्त बोलते हैं। और ये जो प्रजाति है किर्गिज, ये रहती है कहाँ पे? मध्य एशिया के जो ऊंचे ऊंचे पठारी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे ये निवास करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18। बिटलसी हैज डिवाइड मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बिटलसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? 11 क्षेत्रों में, 12 क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में या फिर 14 क्षेत्रों में? जिनके आप लोगों से क्रम भी पूछे जाते हैं। तो जो बिटलसी हैं, इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को या फिर क्षेत्रों को विभाजित किया था 13 क्षेत्रों में। कितने में? 13 में इन्होंने विभाजित किया था। और कब किया था इन्होंने? 1936 में। ये डेट आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिटी? निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या फिर स्रोत कहते हैं? कोयला को, खनिज तेल क्षेत्र को, प्राकृतिक गैस को, या फिर सौर ऊर्जा को? संपन्नता का झरना किसको कहते हैं? तो जो संपन्नता का झरना है वो खनिज तेल क्षेत्र को दिया जाता है, क्योंकि जब आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, राधे राधे रानी जी, जो संपन्नता का झरना है ये खनिज तेल को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आप लोगों का पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो था वो क्या बन गया था? तेल क्षेत्र बन गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच कंट्री पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? रसिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, या फिर वेस्टर्न यूरोप में? कहाँ पे है आप लोगों का पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, जो पिट्सबर्ग है काफी ज्यादा फेमस है लोहा इस्पात के लिए। और ये है कहाँ पे? तो ये भी पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों ने इसमें करेक्ट किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 असम रीजन में दिया गया है। ऑप्शन इसके आगे हैं। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद इज ए कॉमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, और जो अहमदाबाद है भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है। ऑप्शंस आप लोगों को ये दिए गए हैं, ए बी सी डी। सभी को ये एक ऑप्शन रट गए होंगे वैसे तो। घर से ही लेती हूँ भाई। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही से व्याख्या करते हैं, या फिर आर ए दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और जो आपका ए गलत है, आर सही है। इसका ऑप्शन बताइए 21 का। ए बता रहे हैं आप लोग। तो देखिए, आप लोगों ने सही आंसर बताया कि जो अहमदाबाद है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है ये। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में इनकी व्याख्या भी करेक्ट है। हाँ हाँ सही है, ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। आइसोलेटेड रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। द हायर पार्ट ऑफ सयात्री, सयात्री के उच्च भागों में, या फिर रायलसीमा प्रदेश में, बघेलखंड प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र के लावा पठार में? कहाँ पे आप लोगों की ये पाई जाती है एकाकी ग्रामीण बस्तियां? तो जो एकाकी ग्रामीण बस्तियां हैं, ये पाई जाती हैं सह्याद्री के उच्च भागों में। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ए किया है उनका करेक्ट है। क्योंकि जो एकाकी बस्तियां होती हैं उनका विकास ज्यादातर कहाँ पे होता है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे उनका विकास होता है। बी नहीं होगा। सब लोग इसका अलग अलग कर रहे हैं। मैम आप ऋषि कुमार जी, देखिए पढ़ने से आप लोग थोड़ा सा बिलोंग कीजिए, उल्टी सीधी बातें नहीं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। बुशमैन हॉटेनटट प्रजाति संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, या फिर ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से? ये किससे संबंधित है? तो जो बुशमैन हॉटेनटट प्रजाति है ये संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और जो बुशमैन है ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं।
मैच द फॉलोइंग में आप लोगों से ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा। ये जो बुशमेन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में ये निवास करते हैं। जो हॉटेनटाट है ये ज्यादातर पाए जाते हैं अफ्रीका वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। भ्रंश घाटी, जलोढ़ पंख, बलन या फिर क्रेटर, किसके द्वारा बनी गई है ये मृत सागर? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मृत सागर है वो किसके द्वारा बना गया है? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी के द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। हु इज द फादर ऑफ पॉसिबलिज्म? संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? लुशियन फेब्रे को, जीन ब्रून्स को, ईसा बुमेन को या फिर गिरफिट टेलर को? किसको कहा जाता है? अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग से आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो जनक है उनका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे आप लोग का जो संभववाद का जनक है, वैसे तो बाइडल डीला ब्लॉस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नाम दिया नहीं गया है। शब्द जो दिया गया था वो लुशियन फेब्रे के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए जो आयोग ने यहाँ पे आंसर माना है वो 25 का ए माना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये शब्द दिया था। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है। पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? कहाँ पे सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो दुग्ध उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ के लोग मारे मारे फिर रहे हैं जो डिब्बे लेकर के सुबह ही सुबह भगते हैं, फिर भी दूध वाला पानी मिला देता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 5 शीर्ष राज्य अगर आप लोग याद रखें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में गुजरात। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। वैसे आप लोगों से हाईएस्ट ही पूछा जाता है, इसमें क्रम लगाने को नहीं पूछा जाता ज्यादातर। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, फूड कलेक्शन? कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, फूड कलेक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर एग्रीकल्चर? जो आर्थिक क्रियाकलाप आप लोगों ने देखा होगा, इकोनॉमी जिस तरीके से विकसित हुई है उसमें सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या क्या विकसित हुआ, ये आप लोगों को इसमें लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया था लोगों ने? फूड संग्रहण किया था, यानी कि जो फूड कलेक्शन किया था, भोजन संग्रह किया था, उसके बाद में कृषि की थी, और उसके बाद में क्या हुआ था? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ 27 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। हु रोट द बुक एंटाइटल अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स? अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी ग्रॉच के द्वारा, एडू टोइट के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा या फिर जी एच ड्यूरी के द्वारा? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये जो पुस्तक है एडू टोएट के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं होगा, बी होगा। अच्छा 27 का बताया, ठीक है 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। गारो राजमहल गैप वॉज फॉर्म्ड बाई, गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था किसके कारण? प्रेपिंग संबलन के कारण, ज्वाइंटिंग संधि के कारण, डाउन फॉल्टिंग अंधभ्रंश के कारण या फिर अधिक्षिप्त बलन के कारण, ओवर थ्रस्ट फोल्डिंग के कारण? तो जो आप लोगों का राजो सॉरी गारो राजमहल विदर है, इसका निर्माण कैसे हुआ है?
तो जो आप लोगों को गारो और राजमहल गैप है, इसका निर्माण हुआ है डाउन फॉल्टिंग के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30। Which one of the following form of settlement develop along either sides of road, river और canals? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी और नहर के दोनों किनारों पर होता है? सर्कुलर चक्राकार, क्रॉस के आकार का, रेखाकार या फिर स्क्वायर वर्गाकार? दोनों किनारों पर पूछ रहा है, सड़क के, नदी या फिर नहर के। इस तरीके का आप लोग जो प्रतिरूप होता है, इसको आप लोग रेखीय या फिर रेखाकार प्रतिरूप यानी कि लीनियर प्रतिरूप बोलते हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31। गिव एन एग्जांपल ऑफ फोल्डन माउंटेन इन द सदर्न अफ्रीका अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में मोरदार पहाड़ का एक उदाहरण दीजिए। रॉकी पर्वत है, एंडीज है, आल्पस है या फिर अपलेशियन है? कौन सा पर्वत यहाँ पे आप लोगों को दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है जो कि एक फोल्डेड माउंटेन है या फिर बलित पर्वत है? सभी लोगों को पता होगा, दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणी आप लोग बोलते हो, एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि एक कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, 31st का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेजर रबर प्रोड्यूसर? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोटिस कर लेना। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? ब्राजील जो है रबर का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। जब बात हो रही है रबर की, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो रबर है, ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। अगर इसका जन्म स्थान आप लोग को पता हो, हाँ हाँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत, रानी जी ने बताया, करेक्ट है। चलो, तो जो रबर है एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है और इसका जन्म स्थल जो माना जाता है, अमेजन नदी से माना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के टीजीटी से संबंधित फैक्ट्स हैं जो आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। और जो इसका टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 27 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री से भी कम। थोड़ा सा यहाँ पे तापमान अगर हो जाएगा तो इनके लिए हानिकारक होता है, बाकी का इनके लिए सफिशिएंट होता है रबर के उत्पादन के लिए। वर्षा अगर यहाँ पे देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर के करीब में वार्षिक वर्षा इनके लिए होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, जो पौधा है वो पनपेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33। विच वन इज नॉट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ? प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? सब्सिडेंट थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, इरोजन साइकिल थ्योरी ऑफ डेविस, स्टैंड स्टिल थ्योरी ऑफ मर्रे, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ डेरी? तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है जो कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग को जो डेविस का अपवर्तन चक्र दिया गया है, ये क्या है, भौगोलिक स्थितियों से संबंधित है, यानी कि जो आपका भौगोलिक चक्र है जिसमें अपवर्तन चक्र बताया गया है, तो ये प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं होगा। बाकी का डार्विन का, मर्रे का और डेली का, ये तीनों किससे संबंधित हो जाएंगे? प्रवाल भित्तियों से। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था होम्स के द्वारा, जॉली के द्वारा, वेगनर के द्वारा या फिर जेफरीज के द्वारा? किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है? तो जो तापीय संकुचन सिद्धांत है, ये दिया गया था किसके द्वारा? जेफरीज के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्रणाम हैरी जी।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन वाज इंटरनेशनल डेटा लाइन फिक्स्ड? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? 1904 में, 1884 में, 1917 में, या फिर 1894 में? कब किया गया था जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण? तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1884। ठीक है। 1884 में क्या किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। एक बैठक हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जहां पे कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और उसी में 10 घंटे का समय जो कटिबंध निर्धारित किया गया था। और जो कटिबंध आप लोगों के इसको माना गया था क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को माना गया था। ठीक है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। ऊर्जा को, यानी कि मीजर द ऊर्जा, सॉरी एनर्जी, मीजर द एयर प्रेशर, मीजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, मीजर द सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को मापने का। हाँ, बी होगा 1884। हेक्टोपास्कल से आप किसको मापते हो? तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है जो हेक्टोपास्कल है, ये वायु दाब को मापने की इकाई होती है। और यहाँ पे आप लोग ऊर्जा को मापेंगे तो किससे मापेंगे? इकाई क्या होती है? जूल होती है इसकी इकाई। ठीक है। और जो ओजोन परत की मोटाई है इसको मापेंगे आप लोग डॉप्सन मीटर के द्वारा। और सौर विकिरण रह गया, इसको आप लोग वाट प्रति वर्ग मीटर के द्वारा। ठीक है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37। द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, या फिर आंग्ल भाषा से? कहाँ से हुई है इस शब्द की उत्पत्ति? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो ठीक है, कहाँ से हुई है इसकी? अरबी भाषा से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट इक्वल डिवीजन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, पृथ्वी का धुरी पर घूमना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, अर्थ ऑर्बिट इज ज्वाइंट, भूकक्षा का अंडाकार होना, या फिर टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना? कौन सा कारण है जो कि दिन और रात पृथ्वी पर अब तक बराबर नहीं हो पा रहे हैं? कौन इसको, इसके बीच में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है? तो जो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, उसका मेन कारण जो होता है कि जो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है, कितना? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर नहीं हो पाते हैं। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39। Among the following, which one is not related to agriculture revolution? निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, नील क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, या फिर नन ऑफ द अबव? उपयुक्त में से कौन कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा, जो कि कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति सभी क्या है? कृषि क्रांति से एक भी यहाँ पर संबंधित नहीं है, पूछा गया है ना। हाँ, तो इनमें से कोई भी तो संबंधित नहीं है। मैं भी कहा।
यहाँ पे आप लोग का बी होगा, इनमें से कोई भी क्या है जो कि कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी होगा, डी डी डी। क्योंकि जो कृषि क्रांति हुई थी फसलों की पैदावार से संबंधित, उसको नाम तो हरित क्रांति दिया गया था ना, वो कृषि से संबंधित थी। श्वेत क्रांति अलग है, नीली क्रांति अलग है, पीली क्रांति अलग है, ये कृषि से संबंधित नहीं है। हाँ, श्वेत दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, और जो पीली क्रांति है वो आप लोगों की शायद जो तिलहन उत्पादन है शायद इसी से संबंधित है पीली क्रांति, दाल वगैरह इसमें आ जाती है। तो जो कृषि से संबंधित थी वो आप लोगों की सिर्फ हरित क्रांति थी। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40। हु इज कॉल्ड येलो डॉफ? पीत वामन किसे कहा जाता है? मंगल को, शनि को, सूर्य को, या फिर यूरेनस अरुण को? पीत वामन किसको बोलते हो आप लोग? पीत वामन आप लोग सबको पता होगा, सूर्य का कलर हल्का हल्का पीला ऑरेंज टाइप का होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो? पीत वामन बोलते हो। सूर्य को, सन को बोलते हो। हाँ, मस्टर्ड से। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41। विच इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर उत्तर प्रदेश? हम्म। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य अगर भारत में पूछ रहा है आप लोगों से, तो फटाफट से आप लोग बता दोगे आंख बंद करके कौन सा है? गुजरात है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके लिए तापमान की आप लोग देखेंगे कपास के लिए, तो तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे तापमान चाहिए होता है इसको। और वर्षा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, धूप भी इनको पर्याप्त चाहिए होती है, और इनको 200 दिन जो चाहिए होते हैं वो पाला रहित। चलो आगे बढ़िए। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूसन प्रोडक्शन कंट्रीज आर, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया? बाकी के आप लोग देख लीजिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, पर इनमें से कौन सा सही होगा? बड़े से छोटे में चलना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको तो वैसे आयोग ने बाहर कर दिया है, लेकिन जो सही है इसमें दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद में यहाँ पे गैबन है। गैबन के बाद में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 2019 का डेटा के हिसाब से आप लोगों से पूछा गया था। और इसके बाद में चीन आ जाएगा, और उसके बाद में भारत आएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वैसे इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43। फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन इट इज नेसेसरी, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन मैन एंड रिसोर्स, मानव एवं संसाधनों के मध्य में संतुलन स्थापित करना, रोटेशनल यूज ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। जो संसाधन संरक्षण अपन लोग करते हैं उसका किस तरीके से यूज करना चाहिए, यानी कि अपन लोग भी यूज कर ले और आगे भी यूज हो जाए, जो आगे आने वाली अपनी भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बना रहे, तो किस तरीके से आप लोग संसाधनों का यूज करोगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं सबको सही मानोगे। पहले क्या करोगे आप लोग? मानव और संसाधनों के मध्य में संतुलन स्थापित करोगे, जितना मानव को चाहिए उतना संसाधन उनको मिल जाए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, जैसे आजकल जो पानी है फव्वारे से लोग नहाते हैं, तो उसमें पहले एक बाल्टी से नहा लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? उसका विवेकपूर्ण उपयोग तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही हर चीज का, खाने का भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। पहले खाने को बहुत भगवान मानते थे लोग, लेकिन आजकल तो नहीं मान रहे, ऐसा लग रहा है देखने को।
संसाधनों का विकास करना, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? एनिमल्स पशु के लिए, एनिमल एंड प्लांट्स पशु एवं पौधे के लिए, प्लांट्स के लिए, या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए, जीवों के लिए। तो जैव विविधता जो संरक्षण होता है किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जैव विविधता कंजर्वेशन जो होता है बायोडायवर्सिटी का, वो पशु और पौधे दोनों के लिए होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कॉग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं? तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो जीवाश्म है वो आग्नेय चट्टान में या फिर आग्नेय सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चट्टान ऐसी है जो कि आग्नेय सेल का ही उदाहरण है। चलिए, तो जो आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कैसी है? आग्नेय सेल है। और यहाँ पे क्या होता है, ये चट्टानें जो होती हैं जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय वी फाइंड करेवा फॉर्मेशन, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, या फिर हिमाचल उत्तराखंड में, कश्मीर हिमालय में। तो करेवा है ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? देखिए, जो करेवा है ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। आप लोगों को करेवा की स्टोरी पता होगा, शायद नहीं पता है तो देखिए कि जब प्लीस्टोसीन टाइम था तो उसमें कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था, और जो घाटी में एक झील बनी थी, झील का नाम था करेवा। ठीक है, क्या नाम था झील का? करेवा नाम था इस झील का। और इसका जो निर्माण था नदियों के द्वारा, मलबों के द्वारा इसका निक्षेपण होता रहा, और जो करेवा है यहाँ पे हिमनद जमा होते रहे, चिकनी मिट्टी बन गई और कई सारे हिमोड़ यहाँ पे इकट्ठे हुए, मोटी सी एक परत बन गई। फिर इसमें जो खेती की गई जो जवाब में, वो जाफरान केसी जो केसर है इसकी खेती की गई। तो आजकल जो करेवा जाने जाते हैं वो केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। करेवा जो आपको देखने को मिलते हैं वो कश्मीर हिमालय में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, या फिर महाराष्ट्र में? हाँ, जाफरान। तो लेटेराइट मिट्टी आप लोग देखोगे तो ज्यादातर जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और महाराष्ट्र के साथ साथ आप लोग जैसे केरल वाला क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इस मृदा का काफी ज्यादा निक्षेपण देखने को मिलता है। हाँ, क्वेश्चन आप लोगों के 63 है, माइनस कर लीजिए 47 में से कितने रह गए? 20 रह गए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सॉल्व करके जाइए पूरे। द रूरल सेटलमेंट कलेक्टिव फॉर्म ऑफ रसिया इज नोन एज, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फॉर्म को कहते हैं विलेज गांव, फार्म स्ट्रीट कृषि गृह, शोप खोज, या फिर बास गृह होम स्ट्रीट्स। देखिए, मैं आधे आधे करके 30-30 क्वेश्चन करके भी सॉल्व करा सकती थी, लेकिन फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। मैं सोच रही थी आप लोग फटाफट से 10-15 दिन में ये सभी पेपर सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट अपन लोग राजस्थान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो रूस के ग्रामीण अधिवास होते हैं, सामूहिक फार्म होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? शोध खोज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? शोध खोज बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी पर, कावेरी पर, महानदी पर, या फिर पेरियार पर?
तो हीराकुंड बांध आप लोगों को पता होगा महानदी पर बनाया गया है। अगर राज्य आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। 20 क्वेश्चन कैसे रह जाएंगे यार आपके? 13 क्वेश्चन रह गए हैं, बस, ज्यादा नहीं रहा है। कोल खोज अलग है, सोप खोज अलग है। हाँ हाँ, राहुल जो गढ़वाल जी ने बताया, ठीक है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? मैकिंडर ने, ब्लॉन्स ने, बैरोज ने, या फिर ब्रूंस ने? तो यहाँ पे भूगोल को जो मानव पारिस्थितिकी में वर्णित किया है, इसमें आप लोग याद रखेंगे एच एस बैरोज का नाम। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51। द बुक ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच इन रिटन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी गई है डेविड हार्वे के द्वारा, पीटर हैगेट के द्वारा, डीएम स्मिथ के द्वारा, या फिर रिचर्ड पीट के द्वारा? किसके द्वारा ये लिखी गई है? चलिए, 51 का यहाँ पे आप लोग का आंसर जो करेक्ट होगा वो अ वेलफेयर अप्रोच डीएम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। 52। यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलर दिए गए हैं, उनकी थ्योरीज दी गई हैं। कौन से स्कॉलर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है? जीबी एयरी, डब्ल्यू बेवेल, और आर ए हैरिस, आइजैक न्यूटन। तो चलिए इन थ्योरीज को लगा लेते हैं। तो जो जीबी एयरी है, इनके द्वारा नहर सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। विलियम बेवेल के द्वारा दिया गया है प्रगामी तरंग सिद्धांत। आर ए हैरिस के द्वारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत। और जो आइजक न्यूटन है, इनके द्वारा इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी कि संतुलन सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है वो ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन? निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? कोरल्स को, महासागरीय निक्षेप को, ज्वार भाटा को, या फिर महासागरीय धाराओं को? किसको कहा जाता है सामुद्रिक वर्षावन? तो जो प्रवास होते हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हो? सामुद्रिक वर्षावन बोलते हो। ठीक है। जो प्रवाल होते हैं, इसको आप लोग देखा जाए तो 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं। इनके लिए अगर आप लोग तापमान रखें तो 20 से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए तापमान चाहिए होता है। और लवणता इनके लिए मेन होती है, 27 ppm से लेकर के 30 ppm के बीच की इनकी लवणता चाहिए होती है। ठीक है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स? सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट, सेल, सिलिका, मैग्नीशियम? तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, परतदार चट्टानों में पाया जाता है वो आपका सिलिका होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रवर्स्ड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से होकर के, मिजोरम से, मणिपुर से, या फिर पश्चिम बंगाल से? तो कहाँ से होकर के आप लोगों की कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें आप लोग का जो आंसर करेक्ट होगा वो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 56। अकॉर्डिंग टू थॉर्नवे टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड?
थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कैपिटल बी और आर प्रकार की, BARW, या फिर BBW, BAW प्रकार की। किस तरीके की जो जलवायु वो न्यूजीलैंड में मिलती है? तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो BBR प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सदर्न इंडिया इज, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नीलगिरी, अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, कोडाईकनाल। हाँ, तो यहाँ पे भारत, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे अनाईमुडी को। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अनाईमुडी है, ये जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इसमें आपका अनाईमुडी स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 58, the highest and the lowest population density difference during 2001 to 2011 was recorded respectively in 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः किसमें अंकित किया गया? उत्तर प्रदेश और सिक्किम में, हरियाणा और न्यूजीलैंड में, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा गया आप लोगों से, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? बिहार है। ठीक है, बिहार का कितना है? 1106 है। और इसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जो कि लोएस्ट हो जाएगा, और ये हाईएस्ट हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following state recorded the lowest decadal growth rate of population according to 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि कर रही है? केरल की, गोवा की, सिक्किम की, या फिर नागालैंड की? दशकीय वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही है? तो यहाँ पे आप लोगों से केरल पूछा गया है, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। तो इसमें जो सबसे कम वृद्धि दर जो रही है वो नागालैंड की रही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितनी रही है? 0.6%। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन एंड इट इज अ फिक्सिशियस फोर्स, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। इट इज मैक्सिमम ओवर पोलर रीजन, यह ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर अधिकतम होता है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। इट इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, यह वायु गति के समानुपातिक है। तो इसका बताइए, कोरियोलिस वर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी लोगों को पता होगा कि कहा क्या है कि ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये घर्षण बल से संबंधित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक। अरे हाँ, ये घर्षण बल से संबंधित तो है, ये तो आपका करेक्ट है ना। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। तो पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव थोड़ी है ये, और ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर अधिकतम होता है, ये तो ठीक है।
या वायु गति के समानुपातिक होता है, ये भी ठीक है। तो आपका ए गलत लग रहा है इसमें। ये एक काल्पनिक बल थोड़ी है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का आप लोग और बताइएगा। वैसे ए होगा यहाँ पे, सब पोलर रीजन पे हाईएस्ट होता है। हाँ, तो हाईएस्ट ही तो ये पोलर रीजन पर, मैक्सिमम ही तो दिया गया है, अधिकतम। अरे यार, पोलर रीजन पे, सब पोलर नहीं, पोलर पे ये हाईएस्ट होता है। यहाँ पे ए करेक्ट होगा। गलत इसमें ये होगा, काल्पनिक बल थोड़ी है ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट टाइप, वनों के प्रकार, और यहाँ पे मेजर क्षेत्र यानी उनके मुख्य क्षेत्र दिए गए हैं। हाँ हाँ, चलो, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिए गए, कॉनिकल फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। कांगो बेसिन, उत्तरी कनाडा, कैलिफोर्निया, मंगोलिया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कांगो बेसिन में मिलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। कोड़धारी वन ये आपको उत्तरी कनाडा में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वन ये आपको कैलिफोर्निया में मिलते हैं। और जो आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, मंगोलिया में ना मिल करके आपको ये भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, 61 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर गुजरात? तो ये जो आप लोगों की हाइड्रो पावर है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना, ये है स्थित कहाँ पे? कर्नाटका में। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर आप लोगों से नदी पूछी जाए तो शरावती नदी पर बनी हुई है ये। ठीक है, चलो, आगे बढ़िए आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लेनिनग्राद पत्तन स्थित है कनाडा में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में? तो ये आपका जो लेनिनग्राद पत्तन है, पोर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? रूस में है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और इसका नया नाम भी याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और उससे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में सरस्वती माता आप लोग को इतनी विद्या दे, सॉरी, इतना दिमाग दे कि आपके पास में जो धनतेरस है इसको मिस करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम पे। कल मिलेंगे, परसों की छुट्टी रहेगी, सभी लोग दिवाली मनाएंगे, हम भी आप भी। चलो, 10 बजे हैं, अभी तो आप लोग पढ़ोगे, रिवीजन कीजिएगा। और ये आप लोगों ने एक पेपर सॉल्व कर लिया 2021 का। नेक्स्ट पेपर शायद आप लोगों का 2019 का हुआ है, तो वो अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, संदीप जी, वो सी उसमें जो बुक में दिया गया आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो उसमें करेक्ट आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ लिया गया है। आयोग ने उसको सी मान लिया है करेक्ट, लेकिन वो सही नहीं होगा, आप खुद तो पढ़िए उसको। और एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगी, अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं देख लूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।